जय हिंद बच्चों। आज हम भौतिकी के अध्याय नाभिक अर्थात न्यूक्लियाई का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु की संरचना का अध्ययन हम अपने पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आज हम परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक को जानें। नाभिक के अध्याय को जानने के लिए हमारा आज का प्रथम बिंदु है नाभिक का संगठन। रदरफोर्ड ने नाभिक के अध्ययन में ज्ञात किया कि प्रत्येक परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने की। उनके अनुसार प्रोटॉन सभी पदार्थों के नाभिक का मूल कण होता है। प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के तुल्य होती है, अर्थात इनके आवेश का जो संख्यात्मक मान होता है वो सदैव आपस में बराबर होता है, जिसे हम संख्यात्मक रूप में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम तक लिख सकते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान के तुल्य अर्थात 1.6762 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। किंतु किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं, अतः नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। प्रोटॉनों को हम P+ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था प्रोटॉन। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है। सन 1930 में बोथे और बेकर ने ज्ञात किया कि जब अल्फा कण बेरिलियम, बोरॉन या हीलियम से टकराते हैं तो अत्यंत वैधि किरणें उत्सर्जित होती हैं। सन 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक ने ज्ञात किया कि ये किरणें ऐसे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये कण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, अर्थात ये कण अनावेशित होते हैं। इन कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। तो हम समझ ही गए हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यह आवेश रहित होते हैं। परमाणु का जो केंद्रीय भाग नाभिक है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन पे होता है धनात्मक आवेश तथा न्यूट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो समूह उनको अगर बनाकर हम कहें तो उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन। हम यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। अर्थात जो नाभिक के अंदर दो चीज हमने देखी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों की कुल संख्या को हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी, उनकी प्रोटॉनों की उस संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, अर्थात जिस भी नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं तथा जितने उसमें न्यूट्रॉन हैं, उसका कुल संख्या को हम उनका द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या A द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द्रव्यमान संख्या को हम समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या को N द्वारा तथा प्रोटॉनों की संख्या को Z द्वारा प्रदर्शित करें तो हम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को A = Z+N लिख सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। यदि किसी तत्व का रासायनिक संकेत X हो, यदि हम उदाहरण के रूप में इसको लेना चाहें तो हम माने कि यदि किसी तत्व का रासायनिक संकेत X हो तो उस तत्व के नाभिक को हम X सफिक्स में Z तथा इसकी द्रव्यमान संख्या के लिए ऊपर A लिख सकते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि यूरेनियम हम लेते हैं तो यूरेनियम के सफिक्स में जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसे हम 92 से प्रदर्शित करेंगे तथा उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा उसे हम 238 से अगर प्रदर्शित करते हैं तो उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यूरेनियम के नाभिक को प्रदर्शित करने के लिए हम U नीचे सफिक्स में 92 तथा उसके ऊपर 238 लिख सकते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक यहाँ 92 तथा द्रव्यमान संख्या 238 है, जहां A = 238 तथा Z = 92 होगा। अब यदि इसे हम समीकरण में रखें, यदि हम समीकरण A = Z+N में Z का तथा A का मान रख करके उसे सब्स्टिट्यूट करें और उनका मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर N बराबर हमें 146 प्राप्त होगा। अर्थात यूरेनियम के नाभिक में 146 न्यूट्रॉन होते हैं।
आइए अब हम न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता, ये भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अतः नाभिक की विखंडन हेतु न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नाभिक की विशेषताएं। उसमें पहले हम नाभिक के आकार अर्थात उसके साइज की बात करेंगे। जिस प्रकार अभी हमने हमारे इस डेरिवेशन में देखा कि हमें r बराबर r0 तथा a की घात 1/3 सूत्र प्राप्त हुआ, जहां पर r0 एक नियतांक है और r को हम रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। r0 का यहाँ पर मान, संख्यात्मक मान 1.2 गुणित 10 की घात -15 मीटर होता है। गणना करने पर नाभिक का आकार 10 की घात -14 मीटर के क्रम का प्राप्त होता है। परमाणु का आकार 10 की घात 10 मीटर के क्रम का होता है। चूंकि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत अधिक कम है, अर्थात 1/10 की घात 4 गुना कम होता है, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इसी खाली भाग में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये था नाभिक का आकार। अब हम लेते हैं नाभिक का घनत्व। इसका मान लगभग 2.3 गुणित 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 का होता है। नाभिक का आवेश, नाभिक का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का z गुना होता है। यदि नाभिक के आवेश को हमें ज्ञात करना है तो हम z में अगर e का मल्टीप्लाई करें तो नाभिक का आवेश प्लस Ze द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम करते हैं नाभिक का वर्गीकरण। इसमें हम कुछ परिभाषाएं समझेंगे, जिसमें से पहली परिभाषा है समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। हम दूसरा टॉपिक लेते हैं समभारिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इस प्रकार हमने नाभिक के वर्गीकरण के अंदर 3 परिभाषाओं को समझा, समस्थानिक, दूसरा समभारिक तथा तीसरा सम न्यूट्रॉनिक। अब हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक को समझते हैं। कार्बन परमाणु, जिसको हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्रव्यमान 1/12वें भाग को, के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इसे U या शॉर्ट में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इसको पूरा इंग्लिश में फुल फॉर्म में बोलना चाहें तो इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 1U या 1 AMU का मान 1.66059 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम होगा। एक बार और रिपीट करता हूं, यहां पर 1 AMU का मान 1.66059 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम होगा। अब हम आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया। द्रव्यमान को हम m द्वारा तथा ऊर्जा को अगर हम E द्वारा प्रदर्शित करें तो यह संबंध होगा E बराबर mc²। उनके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का एक दूसरा रूप है, अर्थात हम द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो m द्रव्यमान की वस्तु से विमुक्त ऊर्जा E बराबर m साथ में c² सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इस समीकरण को हम आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का समीकरण कहते हैं। यदि m बराबर 1 और c अर्थात प्रकाश की चाल मतलब 3 गुणित 10 की घात 8 अगर हम मान इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पर E का जो मान मिलेगा वह होगा 9 गुणित 10 की घात 16 जूल, अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्य से 9 गुणित 10 की घात 16 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। आइए अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं द्रव्यमान क्षति। किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी नाभिक का द्रव्यमान m, परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या a है। यदि एक प्रोटॉन द्रव्यमान mp तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m1 हो तो कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान Zmp द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तथा कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान a-Zmn होगा। द्रव्यमान क्षति से अगर हम इसका मान निकालें तो डेल m बराबर Zmp प्लस a-Zmn, और अगर इसमें हम -m कर दें तो इस प्रकार हमें यहाँ पर द्रव्यमान क्षति प्राप्त होगी। यही द्रव्यमान क्षति का व्यंजक कहलाएगा।
चलिए अब हम समझते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात न्यूक्लियॉन, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सम्मिलित कर दी जाती है, उन्हें हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे हम Eb से प्रदर्शित करते हैं। इसे Eb से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इसके सफिक्स में जो B लिखा है उसे हम बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बंधन ऊर्जा को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम उसे Eb द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। इस ग्राफ को देख करके हम इसके अंदर की ऊर्जा को अच्छे से समझ पाएंगे। हल्के नाभिक जैसे 1H1, 1H2, 1H3 आदि के लिए Eb का मान कम होता है, अतः ये नाभिक कम स्थायी होते हैं। द्रव्यमान संख्या 4, 12, 16 जैसा कि आप ग्राफ के अंदर देख पा रहे होंगे, द्रव्यमान संख्या 4, 12, 16 आदि के संगत ग्राफ में शिखर बिंदु प्राप्त होते हैं। अतः इन द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक निकटवर्ती नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों, जिनके परमाणु क्रमांक 30 और 170 के बीच में हो, के लिए Eb का मान व्यवहारिक रूप में नियत रहता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर 56 वाले नाभिक के लिए Eb का मान अधिकतम लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा Eb धीरे धीरे कम होने लगती है। द्रव्यमान संख्या A बराबर यदि 238 वाले नाभिक के लिए इसका मान 7.6 MeV होता है। अब हम नाभिकीय बल को जानेंगे। नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। नाभिकीय बल प्रबल होता है। प्रकृति में जो सबसे प्रबल बल होता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इससे जो कम वाला बल होता है उसे हम दुर्बल नाभिकीय बल कह सकते हैं। प्रकृति में जो सबसे न्यूनतम बल पाया जाता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे न्यूनतम बल है। उससे अधिकतम बल हमारे पास स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल हो सकते हैं। उससे अधिकतम अगर हम बोले तो हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल होगा, और सबसे प्रबल अगर हम बोलें तो वहां पर हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल होगा। अभी हम नाभिकीय बल की चर्चा कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम्ब बल और नाभिकीय बल को अगर हम एक रिलेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1:10⁻36 अनुपात 10⁻38। अर्थात यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1 हुआ तो यहाँ पर कूलाम्ब बल उससे लगभग 10⁻36 गुना ज्यादा होगा, तथा नाभिकीय बल उस गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻38 गुना ज्यादा होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिवता। सन 1836 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने पाया कि यूरेनियम और उसके रणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं। इन किरणों की वेधन क्षमता तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने का गुण अन्य किरणों से भिन्न भिन्न होता है। ये किरणें कागज में लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती हैं। इन किरणों के आविष्कर्ता के नाम पर इन्हें बैकरल किरणों के नाम से जाना जाता है। जिन पदार्थों से किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही बैकरल किरणें निकलने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, तथा विकिरण उत्सर्जित करने वाले पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें बैकरल किरणें कहलाती हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा तथा गामा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के कुछ गुण हैं, तो आइए हम उसे डिस्कस करते हैं। ये किरणें पदार्थ से स्वतः ही निकलती हैं। यदि हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उस पदार्थ में से अल्फा, बीटा, गामा या बैकरल किरणें स्वतः ही निकलना प्रारंभ कर देती हैं। ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी यौगिकों में से निकलती हैं। इन किरणों पर पदार्थ के ताप तथा अन्य भौतिक व रासायनिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैकरल किरणें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों से मिलकर बनी होती हैं। अब हम अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के इन गुणों को एक टेबल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। यदि हम अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के गुणों को इस टेबल के रूप में पढ़ते हैं तो हम काफ़ी कम समय में अधिक गुणों को जान पाएंगे। तो इसके कुछ गुण इस प्रकार हैं। टेबल को हम इस प्रकार बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा गुण, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास अल्फा किरणें, फिर बीटा किरणें, फिर गामा किरणें। गुण के अंदर हम कुछ निम्नलिखित पॉइंट लेंगे, जिसमें पहला होगा रचना, दूसरा विराम द्रव्यमान, तीसरा होगा आवेश, चौथा आयनीकरण क्षमता, वेधन क्षमता, वेग, ऊर्जा, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का तथा गामा किरणों का, तत्पश्चात विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर इस टेबल से हम अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के गुणों को अच्छे से जान सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। इस नियम में रदरफोर्ड और सोडी ने विभिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय का
प्रयोगात्मक अध्ययन करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम रेडियोएक्टिव क्षय का नियम या रदरफोर्ड सोडी के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियमानुसार किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी क्षण t पर रेडियोएक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है तथा क्षण t प्लस dt पर परमाणुओं की संख्या घटकर n माइनस dt रह जाती है, तब परमाणु के क्षय की दर माइनस dn/dt द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इस नियमानुसार हम लिख सकते हैं माइनस dn/dt अनुक्रमानुपाती होगा n के, या हम जैसे ही यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक होगा जिसे हम लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ लैम्डा एक आनुपातिक नियतांक है, इसे क्षय नियतांक कहते हैं। ऋण चिन्ह इस बात का घोतक है कि t का मान बढ़ने पर n का मान कम हो जाता है। समीकरण 1 से स्पष्ट है dn/n बराबर माइनस लैम्डा dt। ये समीकरण नंबर हमारी 2 होगी। यदि हम समीकरण 2 का समाकलन करते हैं, अब हम यहाँ समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल सरल सा एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार होगा। यदि हमें समाकलन करना है 1/x का, तो समाकलन का निशान और पीछे क्या लिखना होगा dx। 1/x का समाकलन होता है सिंपल log x। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर 1/n का समाकलन करेंगे और फिर उसके अंदर लिमिट बिठाएंगे। यहाँ पर ये कहलाएगी हमारे लोअर लिमिट, ये कहलाएगी अपर लिमिट। इसमें भी यह लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, जिसे हम हिंदी में निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा कहते हैं। पहले समाकलन होगा, उसके बाद लिमिट का फॉर्मूला लगा करके हम इसमें लिमिट बिठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें dn के सापेक्ष समाकलन करना है, तो dn के सापेक्ष 1/n का जो समाकलन होगा उसे हम लिखेंगे log n। और लिमिट बिठाना है अभी हमें, तो लिमिट बिठाना अभी बाकी है, उसके लिए हम लिख दिया n0 और यहाँ लिखेंगे n। RHS में भी कुछ इसी प्रकार से जो कांस्टेंट लैम्डा होगा उसे हम समाकलन के बाहर निकालेंगे, सिर्फ dt रहेगा, मतलब 1 का समाकलन करना है हमें dt के सापेक्ष। तो यहाँ पर वो समाकलन हो जाएगा सिंपल t। याद रखें, सिर्फ dt का जो समाकलन होगा वो सिर्फ t होगा। यहाँ पर भी अभी लिमिट बिठाना बाकी है। अब लिमिट बिठाने का जो सूत्र होता है वो होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, अर्थात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हम यहाँ पर लिमिट बिठाते हैं। अपर लिमिट यहाँ पर होगी हमारी log n माइनस log n0 बराबर में माइनस लैम्डा। यहाँ पर भी हम लिमिट बिठाएं तो हम लिख पाएंगे t माइनस 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फॉर्मूला बिठाया। अब हम यहाँ पर log का एक सिंपल फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। हमें पता है log m माइनस log n बराबर होगा log m/n। इसी सूत्र को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर m की जगह हमारे पास n है और यहाँ पर n की जगह हमारे पास n0 है। तो हम यहाँ पर log m/n के फॉर्मूले से इसको लिख पाएंगे log n/n0 बराबर में माइनस लैम्डा और सिर्फ बचेगा हमारे पास t। यहाँ पर ये 0 खत्म हो गया। अब हमें यहाँ से log को ट्रांसपोज करना होगा। तो जब भी log को RHS में या RHS से LHS में ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा दूसरी तरफ की वैल्यू e की पावर में चली जाती है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी n/n0 बराबर e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। और इसके जस्ट बाद हम आखिरी इक्वेशन लिखेंगे n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। यही हमारे रेडियोएक्टिव क्षय के नियम का आवश्यक व्यंजक होगा। इसी सूत्र का उपयोग हम आगे आने वाले अर्ध आयुकाल वाले व्यंजक में भी करेंगे। आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अर्ध आयु। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। माना t बराबर 0 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक रूप में n0 है। जो समय t पर घटकर n रह जाती है तब रेडियोएक्टिव क्षय के नियमानुसार n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t, ये हमारी समीकरण 1 होगी, जहां लैम्डा क्षय नियतांक है। यदि रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु t हाफ द्वारा प्रदर्शित की जाए तो स्मॉल t बराबर हम t हाफ लेंगे। तो अब n बराबर n0/2 से समीकरण 1 में मान रखने पर हम कुछ अलग प्रकार की समीकरण प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। हमारी समीकरण 1 कुछ इस प्रकार थी, n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t।
इस समीकरण में यदि हम स्मॉल टी बराबर टी हाफ अर्थात अर्ध आयु के लिए यदि हम समय का मान टी हाफ रखें तथा n बराबर n0/2 अगर इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 1 में मान रखने पर यह हमारे पास इस प्रकार से होगा। n की जगह हमने रख दिया n0/2 तथा यहाँ पर t की जगह हमने रख दिया टी हाफ। यहाँ पर n0 से n0 को जैसे हमने कैंसिल किया तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो होगा 1/2 बराबर e की पावर माइनस लेमडा और साथ में आ जाएगा टी हाफ। अब हम जैसे ही e की पावर को RHS से LHS में अगर ले जाते हैं तो वह log में परिवर्तित होगा, तो हमारा सूत्र बनेगा log 1/2 बराबर में माइनस लेमडा और साथ में टी हाफ। अब log का वही सूत्र जो हमने पहले उपयोग किया, log m माइनस log n बराबर होगा log m/n। इसी सूत्र को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो log 1 माइनस log 2 बराबर में माइनस लेमडा और साथ में टी हाफ। यहाँ पर log के सूत्र के अनुसार log 1 की वैल्यू 0 भी होती है और log 1 की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का log 2 बराबर में माइनस लेमडा साथ में टी हाफ। माइनस से माइनस कैंसल, तो हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से रही, log 2 बराबर लेमडा साथ में टी हाफ। हमें अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकालना है, इसलिए टी हाफ को हम बराबर के इधर अकेला करेंगे। टी हाफ बराबर होगा हमारे पास log 2 में लेमडा। आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर ई सभी जगह log के सफिक्स में होता है, उसे हमें बार बार प्रतिस्थापित करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ पर log ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके इस बेस ई को log के 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब भी log ई का बेस log 10 में परिवर्तित होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 का और साथ में अपॉन में क्या है लेमडा। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2.303 इंटू log 2। यहाँ पर बेस ई था, ई बेस को हमने 10 में परिवर्तित किया अपॉन में लेमडा एज इट इज। अब log 2 की लॉगरिथम वाली टेबल से वैल्यू पुट करके हम इसको मल्टीप्लाई करके टी हाफ अर्थात अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकाल सकते हैं, जो कि होगा 0.6931 अपॉन लेमडा। इस समीकरण को हम अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक कहेंगे। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि अर्ध का आयुकाल क्षय नीतांक जो होता है वो अर्ध आयुकाल के लिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्ध आयुकाल सदैव क्षय नीतांक के लिए व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। इस प्रकार हमने समीकरण 2 प्राप्त की। अब समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी पदार्थ की अर्ध आयु उसके क्षय नीतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को उसकी सक्रियता कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि समय T पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n हो तो R बराबर -dN/dt द्वारा उसे प्रदर्शित करेंगे। अब हम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। रेडियोएक्टिव पदार्थ लगातार विघटित अर्थात क्षय होते जाते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु की आयु भिन्न भिन्न होती है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु समस्त परमाणुओं की आयु के योगफल और परमाणुओं की कुल संख्याओं के अनुपात के बराबर होती है। इसे हम टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। औसत आयु टाउ बराबर समस्त परमाणुओं की आयु का योगफल अपॉन परमाणुओं की कुल संख्या। इसके व्यंजक को ज्ञात करने के लिए माना t बराबर 0 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के कुल परमाणुओं की संख्या n0 है। किसी क्षण t पर परमाणुओं की संख्या यदि n है, पुनः माना समय अंतराल t और t प्लस dt के बीच dn परमाणु विघटित होते हैं। dt के मान अत्यंत अल्प है, अतः dn परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु की आयु को t माना जा सकता है। इसीलिए dn परमाणुओं की कुल आयु t dn होगी तथा समस्त n0 परमाणुओं की कुल आयु हम समाकलन लगाकर प्रदर्शित करेंगे, जिसकी जो लिमिट होगी वह होगी लोअर लिमिट 0 द्वारा प्रदर्शित की जाएगी तथा अपर लिमिट को हम n0 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इंटीग्रेशन में 0 to n0 t dn द्वारा प्रदर्शित होगा। इसीलिए औसत आयु 1/n0 इंटीग्रेशन 0 to n0 t dn द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। किंतु n बराबर n0 e की घात माइनस लेमडा t या dn बराबर माइनस लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा t dt समय t बराबर 0 पर n बराबर n0 तथा t बराबर अनंत पर n बराबर 0 समीकरण में मान रखने पर टाउ बराबर हमारे पास आएगा 1/n0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू 0 माइनस t लेमडा n0 e की घात माइनस लेमडा t dt बराबर लेमडा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट t e की पावर माइनस लेमडा t dt। उपयुक्त समीकरण को खंडशः समाकलन के सूत्र से हल कर हम टाउ का मान 1/λ प्राप्त करेंगे।
किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्ध आयु और औसत आयु में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। अर्ध आयु t½ बराबर log e की पावर 2 अपॉन लैम्बडा या log 2 अपॉन लैम्बडा तथा औसत आयु टाउ बराबर 1 अपॉन लैम्बडा। उपयुक्त दोनों सूत्र से हम एक रिलेशन अगर बनाएं तो हमारा रिलेशन होगा t½ बराबर टाउ log 2। अगर हम यहाँ log 2 के मान को रखें तो यहाँ पर मान होगा t½ बराबर 0.6931 टाउ। अब हम नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को समझते हैं। जैसा कि आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक लगभग दो समान आकृति के या समान आकार के या समान द्रव्यमान वाले छोटे दो नाभिकों में विभक्त होता है, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस पूरी अभिक्रिया में सामान्य ताप होता है, अत्यधिक ताप इसके अंदर नहीं होता तथा इसमें विमुक्त ऊर्जा काफ़ी अत्यधिक होती है। लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा यहाँ से विमुक्त होती है। अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर कोई दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस नाभिकीय संलयन में ताप अत्यधिक उच्च होता है और इसमें जो विमुक्त ऊर्जा होती है वो काफ़ी न्यूनतम होती है। लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसमें ऊर्जा होती है। इस प्रकार हमने नाभिक के पूरे अध्याय का अच्छे से अध्ययन किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस नाभिक अध्याय के हर एक बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।